जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यूजीसी नेट एग्जाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क के बारे में। इस यूनिट में आप कैसे 10 में से 10 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग युक्ति युक्त तर्क इस यूनिट का खास बात यह है कि इसमें चेक किया जाता है कि आपका जो रीजनिंग पार्ट है, जो आपका लॉजिकल पार्ट है, वो कितना सही है। क्योंकि जब आप जाएंगे अपने रिसर्च फील्ड में, अपने शोध कार्य में, तो वहां पर आपको इस टॉपिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर स्टेप पर आपको तर्कों के माध्यम से अपनी बातों को सही साबित करना होगा। इसीलिए इस टॉपिक के थ्रू आपके लॉजिकल पार्ट को चेक किया जाता है। इस यूनिट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आर्ग्यूमेंट, तर्क। तो तर्क क्या है? तर्क आपका एक कनेक्टेड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है, बयानों की एक जुड़ी हुई श्रृंखला है, और जिसमें आपके एक या एक से ज्यादा परिसर मौजूद रहते हैं। तो तर्क क्या है? एक या एक से अधिक परिसरों सहित बयानों की एक जुड़ी हुई श्रृंखला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। तो पहले आता है आपका कथन एक, जिसे हम कहते हैं प्रेमिसेस, और हिंदी में हम कहते हैं उसे परिसर। तो मान लिया हमने कहा कि राम एक राम एक गाय है। हमने एक कथन ले लिया कि राम क्या है? एक गाय है। और दूसरा कथन हमने लिया कि गाय एक गाय एक पशु है। इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि जब राम एक गाय है और गाय एक पशु है, तो हम कह सकते हैं कि राम क्या है? राम जो है पशु है। तो आपने क्या किया? आपने पहले दो फैक्ट्स रखे। हमें ये पता है कि राम एक गाय है, और दूसरा फैक्ट ये पता है कि गाय एक पशु है। और इन दो कथनों के आधार पर, जो आपको पता है उसके आधार पर जब आप अपना निष्कर्ष निकालते हैं, इन तीन कंपोनेंट्स को मिलाकर के हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारा एक कथन है। तो कथन के दो भाग होते हैं, एक होता है प्रेमिसेस, दूसरा होता है कंक्लूजन। तो परिसर और निष्कर्ष। परिसर क्या होते हैं? इसमें आप एविडेंसेस को देते हैं और अपने फैक्ट्स को रखते हैं, जिनके आधार पर आप अपनी बात को साबित करते हैं। और इन एविडेंसेस के आधार पर आप एक अनुमान लगाते हैं, जिसके आधार पर आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो कुछ भी सबूत है, उनके थ्रू ही हम इस निष्कर्ष को निकाल सके हैं, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक वर्ड है इन्फेरेंस। अनुमान का अर्थ होता है न्यू नॉलेज, नया ज्ञान, न्यू नॉलेज। तो बेसिकली जब हमें जो पहले से मौजूद तथ्य हैं, उनके आधार पर जब हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो ये पूरी जो आपके कथनों की श्रृंखला है, उसे ही हम कहते हैं तर्क। तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट की, तो आर्गुमेंट के, तर्क के दो भाग हो सकते हैं। तर्क तक पहुंचने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, एक है आपका डिडक्टिव, एक है आपका इंडक्टिव। तो डिडक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक विधि, निगमनात्मक या निगमन विधि। और इंडक्टिव है जिसे हम कहते हैं हिंदी में आगमन विधि। तो डिडक्टिव की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें हम जाते हैं सामान्य से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट। और अगर हम बात करें आगमन की, इंडक्टिव की, तो इसमें हम जाते हैं विशिष्ट से सामान्य।
विशिष्ट से सामान्य। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर दिया है सामान्य से विशिष्ट, मतलब कि आप क्या जा रहे हैं, जनरल से जा रहे हैं पार्टिकुलर, और इंडक्टिव में आप जा रहे हैं पार्टिकुलर से जनरल। जैसे इसे हम एक स्टेटमेंट के थ्रू समझते हैं, जैसे हमने कहा कि सभी मनुष्य सभी मनुष्य हैं, वो क्या है, वो नश्वर है। मतलब कि सभी की मृत्यु होनी है, जितने भी मनुष्य हैं उनकी मृत्यु होती है। ये मान लीजिए हमारा पहला कथन हो गया कि सभी मनुष्य नश्वर है। फिर दूसरा कथन ये हुआ कि राम क्या है, राम एक मनुष्य है। सभी मनुष्य नश्वर हैं और राम क्या है, मनुष्य है। तो हम क्या करेंगे, अब हम पहुंचे कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि राम क्या है, नश्वर है। राम नश्वर है। तो एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया सभी के बारे में, एक यूनिवर्सल फैक्ट आपने कह दिया कि सभी मनुष्य नश्वर है। फिर आप अपनी बात को साबित करने के लिए आपने क्या लिया, आपने लिया एक एग्जाम्पल, एक विशिष्ट व्यक्ति को, एक विशिष्ट चीज को। तो आपने पहले तो जनरल पर्सपेक्टिव में एक जनरल सिद्धांत की बात की, और फिर उसे आपने अपने एक अलग उदाहरण के द्वारा उसे सिद्ध करने की कोशिश की। तो ये जो आपका तरीका है, इस तरीके से कंक्लूजन तक पहुंचने का, उसे ही हम कहते हैं निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड। तो इसे याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ऐसे याद किया जाता है, डिडक्टिव कहाँ से, जनरल टू पार्टिकुलर। इसको बस इतना याद रखिए, डीजीपी, जनरल से पार्टिकुलर। मतलब कि पहले आप एक सिद्धांत देते हैं और फिर उसे सिद्ध करने के लिए अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। और दूसरा विधि है आपका इंडक्टिव मेथड, जिसमें आप पार्टिकुलर से जनरल जाते हैं। मतलब पहला हमारा स्टेटमेंट होगा कि राम एक मनुष्य है, और फिर आपने और भी बहुत सारे मनुष्यों का क्या किया, स्टडी किया। जब आपने बहुत सारे लोगों का स्टडी किया, फिर आप कहां पर पहुंचे, इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है। तो जब आप एविडेंसेस को चेक करके उसके बाद किसी थियरी को देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। तो इसे याद करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद करेंगे, आई पी जी, विशिष्ट से सामान्य, पार्टिकुलर टू जनरल। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने तर्कों को साबित करते हैं। एक तो ये है कि आपने कोई जनरल थ्योरी लेकर के किसी एक एग्जाम्पल को सिद्ध कर दिया, और दूसरा है कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी एक नई थियरी को बना दिया। अब डिडक्टिव मेथड में आपको ये चेक करना है कि जो आपका आर्गुमेंट है वो सही है या फिर गलत है। तो इसे आप कैसे चेक करेंगे, तो जब आपका डिडक्टिव आर्गुमेंट, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, जब वो सही होता है तो उसे हम कहते हैं वैलिड। उसे हम कहते हैं वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे वैध। तो आपके स्टेटमेंट वैध कब होते हैं, इसके दो है कि आपने कहा कि आपका जो कंक्लूजन वो क्या है, वैध है, वैलिड है। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हो सकते हैं, दो आपके अ, दो आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक होता है आपका साउंड, एक होता है अनसाउंड। साउंड का मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने प्रेमिसेस प्रेमिसेस वन और प्रेमिसेस टू में जो भी आपने बात की, वो क्या है, वो दोनों क्या है, सही है, वो दोनों सत्य हैं। और उसके बाद जो आपने कंक्लूजन निकाला, वो भी क्या है, वो भी सही है। जब ये दो चीजें होती हैं तो आप कहते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है वो सही है, वो साउंड है। और मान लीजिए आपने आपने प्रेमिसेस में कहा, वो तो ठीक है, वो ट्रू है, बट जो आपने कंक्लूजन निकाला वो अगर आपका फॉल्स रहता है, गलत होता है, असत्य होता है, तो आप कहेंगे कि जो आपका आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है। फिर आते हैं इंडक्टिव पे। तो एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, एक होता है आपका वीक आर्गुमेंट। स्ट्रॉन्ग कब होगा, उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक है कोजेंट, एक है अनकोजेंट। तो जब आपके प्रेमिसेस
और कंक्लूजन, जब ये दोनों सही होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉजेंट। और मान लीजिए आपके प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों में से एक भी गलत हो या दोनों गलत हो, तो उसे आप कहेंगे अनकोजेंट, या फिर आप कहेंगे कि जो आपका आर्गुमेंट है वो क्या है, वीक है। इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि आपने कोई एक तर्क दिया, तो आपका तर्क मजबूत कब माना जाएगा कि आपने कुछ फैक्ट्स बताए और फिर उसके आधार पर जो आपने निष्कर्ष दिया वो सभी सही हैं, वो सभी बहुत ही मजबूत तरीके से आपने रखा है कि आपके प्रेमिसेस भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है। तब जाकर के आप कह सकते हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है और वैलिड है। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जनरल टू पार्टिकुलर की बात करता है। डिडक्टिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हिंदी में हम कहते हैं निगमन, निगमन तर्क। और इंडक्टिव को हम कहते हैं आगमन विधि। सो डिडक्टिव में जनरल टू पार्टिकुलर की बात होती है। अगर आपके प्रेमिसेस ट्रू होते हैं तो कंक्लूजन हमेशा ट्रू होंगे। ये कौन कहता है, डिडक्टिव कहता है कि अगर आपके प्रेमिसेस वन में कहा गया कि ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर, सभी डॉग्स के पास बड़े बड़े कान है। दूसरा जो कंक्लूजन वो है कि टॉमी एक डॉग है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि टॉमी के पास बड़े बड़े कान होंगे। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने पहले लार्जर पर्सपेक्टिव में आपने एक एग्जांपल लिया, फिर उसको एक पार्टिकुलर पर ले गए और फिर आपने एक कंक्लूजन को निकाला। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे इंडक्टिव की, तो आप जाते हैं पार्टिकुलर टू जनरल। तो पहले आपने क्या किया, आपने टॉमी को लिया, आपने उसको स्टडी किया कि टॉमी के बड़े बड़े कान हैं। फिर आपने स्टडी किया कि अच्छा टॉमी तो एक डॉग है, और फिर आप पहुंचे एक जनरल स्टेटमेंट पर कि जब टॉमी एक डॉग है, उसके पास बड़े बड़े कान है, तो आपने एक कंक्लूजन निकाल दिया कि सभी डॉग्स के पास बड़े बड़े कान होंगे। तो ये दो तरीके हैं अपने आर्गुमेंट को सिद्ध करने के। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके इस लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। कैसे है, इसमें आपको बस तीन चीजें, चार चीजें याद रखनी है। एक है आपका ए, ई, आई और ओ। तो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको इस तरीके से इनको बना लेना है, ए, ई, आई और ओ। तो ए क्या है, ए की अगर हम लोग बात करें, ए को आप कह सकते हैं, जब भी आपका कॉन्सेप्ट आता है ऑल का, सभी का, तो उसे आप कहाँ रखेंगे, ए में। जैसे एक स्टेटमेंट है कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, तो सभी आया स्टेटमेंट में, तो सभी वाला जहां भी पार्ट आएगा उसे आप कहाँ रखेंगे, ए के पास रखेंगे। फिर दूसरा आया नो का, जब भी नो की बात आएगी, कोई नहीं की बात आएगी। एक तो है सभी की बात, एक है कोई नहीं, तो ऑल को ए से करेंगे और नहीं वाले को हम ई के साथ रखेंगे। और फिर नीचे है आपका ई, आई, जिसे हम सम, मतलब कि कुछ, और ओ, जिसे हम कहते हैं सम नॉट, सम नॉट, मतलब कि कुछ नहीं। तो ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ की बात करेंगे तो ये ऑल हो गया, नो हो गया, और सम के सामने सम नॉट हो गया। तो सिंपल है। तो जब भी आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे, तो ए को हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव्स, मतलब कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक सकारात्मक कथन। मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि यूनिवर्सली लागू होते हैं, सभी पर वो लागू होते हैं, और उनका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दूसरा है आपका बी, जिसे हम कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेशंस। यहाँ पर आप बी नहीं, इसको आप कर लीजिए ई। ये हो गया आपका आई, और ये हो गया आपका ओ।
तो ई की अगर हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल नेगेशंस की, तो इसे आप कहेंगे सार्वभौमिक नकारात्मक कथन। और अगर आप पार्टिकुलर अफर्मेटिव्स आई की बात करेंगे तो ये आपका आंशिक सकारात्मक होंगे, और ओ की बात करेंगे तो ये आपका आंशिक नकारात्मक होंगे। तो जब भी आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे तो आपको उसमें ये चेक करना है कि उनके बीच का संबंध कैसा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो जब भी आपको स्टेटमेंट दिया हो, दो प्रेमिसेस दिए हो, प्रेमिस वन और प्रेमिस टू, तो उनके बीच कैसा संबंध है, तो वो कैसा संबंध होगा, कॉन्ट्रेरी होगा। जब आपके पास ऑल और नो का कॉन्सेप्ट होगा। मान लीजिए पहले में दिया है, पहला जो आपका प्रेमिस है उसमें स्टार्ट हुआ है सभी के साथ कि ऑल डॉग्स बाइट। मतलब मान लीजिए कि सभी डॉग क्या करते हैं, वो लोगों को काटते हैं। और फिर दूसरा आपने प्रेमिस ले लिया, नो डॉग बाइट। तो आपने दो स्टेटमेंट ले लिया, एक हो गया ऑल, एक हो गया नो। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, कॉन्ट्रेरी हैं। तो ये हो गया ए और ई के बीच का रिलेशन, ये कॉन्ट्रेरी हो गया। और सम और सम नॉट के बीच में जब भी होगा, कुछ और कुछ नहीं के बीच भी जो भी संबंध होगा उसे हम कहेंगे सब कॉन्ट्रेरी। और फिर ए और ओ के बीच का जो रिलेशन है, जो ए और ओ के बीच का रिलेशन है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी। तो आपको ये याद रखना है, ऑल और नो के बीच में क्या होगा, ये होगा आपका कॉन्ट्रेरी। आई और ओ के बीच होगा आपका सब कॉन्ट्रेरी। इनके बीच में होगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ये वर्टिकली तेरियक रूप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ए और ओ के बीच में, आई और ई के बीच में। और ये जो आपका सीधे सीधे इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन कहेंगे, ऑल और सम का कॉन्सेप्ट है, तो उन्हें आप कहेंगे सब एल्टर्न्स। इसको हम लोग समझते हैं कि जब भी आपके दो प्रपोजिशंस कॉन्ट्रेरी होंगे, कॉन्ट्रेरी कब होंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि जब आपका ऑल और नो के बीच का जब रिलेशन होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, प्रपोजिशंस कॉन्ट्रेरी माने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। एक आपका ऑल है, एक आपका नो है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो दोनों कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। तब हम कहेंगे कि हमारे प्रोपोजिशंस क्या है, वो कॉन्ट्रेरी हैं, विरोधाभासी हैं। फिर दूसरा है कि जब आपके प्रोपोजिशंस सब कॉन्ट्रेरी हो, तो ये कब होगा, जब सब कॉन्ट्रेरी का हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था, आई और ओ के बीच में इस सम है और सम नॉट है, तो वहां पर आपके प्रोपोजिशन सब कॉन्ट्रेरी माने जाते हैं। तो ये कब होगा, जब दोनों का असत्य होना असंभव हो, कि सम और सम नॉट है तो दोनों फॉल्स नहीं होंगे, कोई ना कोई एक ट्रू आपका जरूर से होगा। यदि एक सत्य है तो दूसरा असत्य जरूर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वे दोनों सच हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब ये कंडीशन हो तो आप कहेंगे कि आपके प्रोपोजिशंस कैसे हैं, सब कॉन्ट्रेरी है। फिर तीसरा है प्रपोजिशंस आर सब अल्टरनेशन। तो सब अल्टरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, ए है, ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर हम बनाए ए ई आई और ओ। सब अल्टरेशन किनके बीच होता है, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में, मतलब कि ऑल और सम के बीच में, और नो और सम नॉट के बीच में। तो जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बताते हैं, सब अल्टरनेशन को आप बताते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके सामने चार रूल्स होते हैं कि अगर आपका जो यूनिवर्सल पार्ट है वो ट्रू है, मतलब कि अगर आपका ए वाला जो पार्ट है, आपका ये ए वाला पार्ट जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल वाला, अगर ये सही है, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट जो सम वाला कुछ वाला कॉन्सेप्ट है वो जरूर से सही होगा। और दूसरा है कि अगर आपका ये यूनिवर्सल वाला फॉल्स हो गया, मान लीजिए ये सही हुआ तो ये जरूर से सही होगा, और मान लीजिए ये गलत हो गया तो ये इस पे आपको क्या रहेगा, इस पे आपको संदेह रहेगा, डाउट रहेगा कि ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और तीसरा है कि अगर आपका पार्टिकुलर फॉल्स है, अगर आपका पार्टिकुलर क्या है, फॉल्स है, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकुलर अगर आपका फॉल्स है, ये दोनों हमारे क्या है, पार्टिकुलर है, आंशिक है।
पार्टिकुलर है, विशिष्ट है। तो हम लोगों ने बात किया था, तो कुछ और कुछ नहीं की अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये दोनों गलत है तो यूनिवर्सल वाला जरूर से गलत होगा, क्योंकि ये बात करता है किसकी, सभी की। जब आपके कुछ गलत हैं तो सभी कैसे सही हो सकते हैं। और चौथा है कि अगर आपके पार्टिकुलर ट्रू है, ये कुछ और कुछ नहीं का जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो जो आपका यूनिवर्सल वाला है वो डाउटफुल हो सकता है। तो ये आपके चार कंडीशंस है जिसके आधार पर आप अपने सब अल्टरनेशन के प्रपोजिशंस को बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने दिए हुए हैं ये चार प्रपोजिशंस, चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, और दिया गया है कि टू ऑफ देम आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स। दिया है कि इनमें से दो प्रेमिसेस, दो कथन इस प्रकार के हैं कि वे सच तो नहीं हो सकते, बट वे झूठ जरूर हो सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने किस स्टेटमेंट में पढ़ा था, तभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था प्रोपोजिशंस आर कॉन्ट्रेरी। जब वो कॉन्ट्रेरी होते हैं तो क्या होता है कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते, लेकिन वे दोनों असत्य हो सकते हैं। और कॉन्ट्रेरी कब आता है, ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन किसका है, कॉन्ट्रेरी के केस में हमें लगेगा कि जब दोनों स्टेटमेंट्स सच नहीं होंगे बट दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। तो ये आता है आपका ए और ई के बीच में, मतलब कि ऑल और नो के बीच में, सभी और कुछ नहीं के बीच में। तो बस हमें चेक करना है कि कहां पर ए और ई का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ऑल मैन आर ऑनेस्ट और नो मैन आर ऑनेस्ट। तो ये आपका ए वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नो मैन आर ऑनेस्ट ये आपका ई हो गया। सम मैन आर ऑनेस्ट ये आपका हो गया आई। और सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट ये हो गया आपका ओ। तो हमें ए और ई के बीच में कंडीशन होगी तभी आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो ए और ई किस में आ रहे हैं, ए और बी में, सभी और कोई नहीं, ये किस में आ रहे हैं, ए और बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दो प्रेमिसेस दिए हुए हैं जिनके चार कंक्लूजन निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना सीखना होगा कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाए कि अनटचेबिलिटी एक कर्ज है और सभी हॉट पेन्स क्या हैं, अनटचेबल है। तो आपको ये चार कंक्लूजन दिए हैं, आपको बताना है कि इन दो के आधार पर, इन दो प्रेमिसेस के आधार पर, इन दो परिसरों के आधार पर आप कौन से आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वेन डायग्राम। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ा जाता है इसमें, क्या दिया है, अनटचेबिलिटी इज अ कर्ज। तो पूरा वर्ड नहीं लिखा जाता है, ये फर्स्ट वर्ड लिखा जाता है इसमें केवल। तो अनटचेबिलिटी एक कर्ज है, ये दिया है। और दूसरा दिया है कि ऑल हॉट पैंस आर अनटचेबल। अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता एक अभिशाप है। अनटचेबिलिटी एक क्या है, एक कर्ज है। फिर दिया है ऑल हॉट पैंस आर अनटचेबल। ऑल हॉट पैंस आर अनटचेबल, अनटचेबल है, आपने एक बड़ा सर्किल बनाया। और ऑल हॉट पैंस आर अनटचेबल, तो यू के अंदर आपका एच है। इसके अलावा इसके दो और डायग्राम बन सकते हैं कि अनटचेबल इज अ कर्स, ये ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब आपको ये करना है कि इसको हमको कॉमन करना है। इसके कैसे करेंगे, यू के अंदर एच है तो हम यहाँ बना सकते हैं एच। तो हमने क्या किया, एक ही डायग्राम में हमने तीनों को बना दिया। एक हो गया आपका एच, एक हो गया आपका यू, और एक हो गया आपका सी। तो अनटचेबिलिटी क्या है, एक कर्ज है। एक सेकेंड, यहाँ पर एक मिस्टेक है, वापस से हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, ये दिया आपका कि अनटचेबिलिटी एक कर्ज है। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था वो तब बनाते जब ये लिखता कि सभी अनटचेबिलिटी कर्ज है, ऐसा तो दिया नहीं है।
तो यहाँ पर दिया है कि अनटचेबिलिटी क्या है, एक कर्ज है, एक अभिशाप है। अनटचेबिलिटी क्या है, एक अभिशाप है। तो पूरा है या कम है, ये हम कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं बता सकते कि अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से एक कर्ज है या फिर नहीं है। तो हमने मान लिया कि कुछ पार्ट उसका कर्ज हो सकता है। दूसरा दिया है कि ऑल हॉट पैंस आर अनटचेबल, कि जितने भी आपके हॉट पैंस हैं वो क्या है, वो है आपके अनटचेबल हैं। तो ये मान लीजिए आपने हॉट पैंस के लिए बनाया, तो ये हो गया एच। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे अपने कॉन्फ्यूजन्स को। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल हॉट पैंस आर कर्ज, सभी गर्म तवे अभिशाप है। तो क्या हमें सभी हॉट पैंस कर्ज दिख रहे हैं? तो हमें दिख रहा है कि ये इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब कि पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है कि सम अनटचेबल थिंग्स आर हॉट पैंस, कुछ अनटचेबल थिंग्स हॉट पैंस हैं। तो जब हमें पता है कि सभी हॉट पैंस अनटचेबल है, तो कुछ अनटचेबल थिंग्स हॉट पैंस होंगी। तो ये आपका सही हो गया। थर्ड है ऑल कर्जेस आर अनटचेबिलिटी, क्या सभी कर्ज अनटचेबिलिटी हैं? तो नहीं। और चौथा है सम कर्जेस आर अनटचेबिलिटी, तो ये आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है ये आपका सही है। फिर आते हैं अगले सेम क्वेश्चन पर, वैसा ही है। आपको यहाँ पर दो प्रेमिसेस दिए हुए हैं और उसके आधार पर आपको कंक्लूजन दिया है। तो दिया हुआ है कि सभी संत कुलीन है, सभी संत कुलीन है। तो सभी संत है, तो सभी संत क्या है, ये कुलीन है। सभी संत आपके कुलीन है। ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर दूसरा है कुछ धार्मिक पुरुष संत है, कुछ धार्मिक पुरुष संत हैं। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ धार्मिक पुरुष क्या है, वो संत हैं। तो आपको इसे ओवरलैप कराना होगा, तो ये हो गया कुछ धार्मिक पुरुष। इस तरीके से हमने क्या किया, अपना वेन डायग्राम बना लिया। अब हम अपने चेक करेंगे निष्कर्षों को। तो कुछ धार्मिक पुरुष कुलीन है, कुछ धार्मिक पुरुष कुलीन है, हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट कि कुछ धार्मिक पुरुष कुलीन है, तो हम इसे सही कर देंगे। फिर दूसरा है कि सभी धार्मिक पुरुष कुलीन होते हैं, क्या सभी धार्मिक पुरुष कुलीन वाले सर्किल में आ रहे हैं? तो नहीं आ रहे हैं, ये गलत हो गया। फिर तीसरा है कि कुछ संत धार्मिक पुरुष है, कुछ संत धार्मिक पुरुष है, बिल्कुल सही है। और चौथा है आपका कि सभी महान व्यक्ति संत है, सभी महान व्यक्ति जो कुलीन पर्सन है वो क्या है, संत है। ऐसा तो नहीं है सभी संत कुलीन है, लेकिन सभी कुलीन व्यक्ति संत नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं फैलेसीज, भ्रम। भ्रम को अगर हम समझे, तो आपने कोई बात कही और उसके वजह से आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया, तो आप कहेंगे कि आपको क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप आता है आपका फॉर्मल फैलेसीज का, औपचारिक भ्रम का। औपचारिक भ्रम, इसे हम कहते हैं एरर ऑफ लॉजिक, जहां पर जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है वो आपके प्रेमिसेस द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, पहला कथन है कि ऑल ब्लैक बग्स आर कार्निवर्स, कि जितने भी ब्लैक बग्स हैं वो क्या है, कार्निवर्स हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी रैट्स जो हैं वो क्या है, वो कार्निवर्स हैं। तो सभी ब्लैक बग्स ये क्या है, ये कार्निवरस हैं। और फिर दिया है कि जितने भी रैट्स हैं वो सभी क्या हैं, वो भी कार्निवरस हैं। यही बनेगा इस तरीके से। और कंक्लूजन क्या निकाल दिया गया कि सभी रैट्स क्या हैं, ब्लैक बग्स हैं। बट हमें दिख रहा है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं पता है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा कंक्लूजन गलत है इन प्रेमिसेस के आधार पर। तो ये एरर हो गया, गलत हो गया, तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल फैलेसीज, औपचारिक भ्रम। दूसरा टाइप है आपका इनफॉर्मल फैलेसीज और अनौपचारिक भ्रम। ये बेसिकली एरर इन कंटेंट होते हैं, मतलब कि सामग्रियों में त्रुटि होती है। तो ये कब होता है,
जब परिसर और निष्कर्ष के बीच कोई संबंध कायम नहीं रहता है, आपने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, उसे हम कहेंगे अनौपचारिक भ्रम। तीसरा है आपका एक्सीडेंटल पैलिसिस, आकस्मिक भ्रम। तो ये कब होता है? जब कोई अप्रासंगिक स्थिति के लिए सामान्य नियम लागू करने का प्रयास करता है। जब आपने कोई एक ऐसी बात कही जो कि बहुत ही अलग है, वो अपने आप में एक्सेप्शन है, और आप उसके आधार पर कोई एक अपना अलग कॉन्सेप्ट, अलग थियरी बनाने की कोशिश करें, तो वो आपका भ्रम की स्थिति होती है। जैसे यहाँ पर दिया है कि लोगों को नाइफ से काटना एक क्राइम है। नाइफ से लोगों को मारना क्या है? क्राइम है। ये आपका पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है कि सर्जन्स जो होते हैं वो लोगों को चाकू से काटते हैं, उनसे कट करते हैं। तो ये दो अलग अलग आपके प्रेमिसेस हैं। पहला क्या है कि चाकू से आप क्या कर रहे हैं? लोगों को काट रहे हैं। तो ये क्या है? चाकू से लोगों को काटना एक अपराध है, एक क्राइम है। और जब सर्जन्स लोगों को एक चाकू से काटते हैं, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन क्या निकाल लिया गया कि जितने भी सर्जन है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो क्रिमिनल है। तो आपको दिख रहा है कि ये एक्सेप्शन होता है कि चाकू को दोनों लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर्जन्स आपके क्रिमिनल होते हैं। जब इस तरीके से आप प्रेमिसेस के थ्रू कंक्लूजन निकालते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल फैलेसिस। कि जब आप कोई एक एक्सेप्शन स्थिति को सामान्य नियम के तौर पर लागू करने का प्रयास करते हैं, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट फैलेसी है वो है एड पॉपुलम बैंड वैगन। तो बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एड पॉपुलम, जिसे बैंड वैगन भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली बात होती है कि जो आपके तर्क करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि आप इस बात को जरूर मानिए। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे योग करना, आपके किसी दोस्त ने कहा कि योग करना बहुत अच्छा है। आपने पूछा क्यों अच्छा है? तो क्या सभी लोग कर रहे हैं इसीलिए अच्छा है। उसने कोई तर्क नहीं दिया, उसने क्या कहा? क्योंकि सभी लोग मान रहे हैं, इसीलिए आपको भी वो बात माननी चाहिए। इस तरीके के भ्रम की स्थिति को हम कहते हैं एड पॉपुलम बैंड वैगन। अगला इंपॉर्टेंट है रेड हेरिंग। जब आप किसी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के द्वारा मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि जो फैलेसी, जब उसे हम क्या कहेंगे? रेड हेरिंग कहेंगे। अगला है आपका फैलेसी ऑफ डिवीजन, विभाजनकारी भ्रम। तो ये बेसिकली एक इस तरीके की फैलेसी है जिसमें माना जाता है कि मान लीजिए आपकी कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है, और माना जाता है कि जो भी चीज इस वस्तु के लिए सही है, वो इस ये जिन भी भागों से मिलकर के बनी है, उसके लिए भी सही होनी चाहिए। मतलब कि जो पूर्ण के लिए सत्य है, वही भागों के लिए भी सत्य है। ऐसा इस भ्रम के अंतर्गत कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा गया कि आपकी कार क्या है? वो नीले कलर की है, और इससे निष्कर्ष ये निकाल लिया गया कि इसका इंजन भी नीला होगा। जरूरी नहीं है कि जो सब फोन आपके पूरे एक स्ट्रक्चर के लिए सही हो, वो आपके पार्ट्स के लिए भी सही हो। जैसे अगला एग्जांपल है कि आपका परिवार अजीब है, और निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि आप भी अजीब है। बट ऐसा हो तो सकता नहीं है। तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है उसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन, विभाजनकारी भ्रम। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट फैलेसी है वो है अपील टू इग्नोरेंस, अज्ञानता की अपील। तो ये जो लॉजिकल फैलेसी है, ये तब आती है जब कोई ये दावा करता है कि एक निष्कर्ष सत्य होना चाहिए, और यह गलत अगर साबित नहीं हुआ तो वो गलत है। मतलब कि आपने क्या कहा? ए जो है ए जो है वो साबित नहीं कर पाया। ए जो है अगर साबित नहीं कर पाया कि वो दोषी साबित नहीं कर पाया कि वो दोषी नहीं है, तो क्या किया गया कि तुम साबित नहीं कर पाए कि तुम दोषी नहीं हो, मतलब कि तुम ही दोषी हो। या आपने साबित कर दिया कि आप मतलब कि आप कोई भी प्रूफ अगर नहीं दे पाए, तो पहले ही आपको मान लिया गया कि आप ही की गलती होगी।
इसलिए कहा जाता है इस तरीके की जब भी फैलेसीज होती हैं तो हम उसे कहेंगे अपील टू इग्नोरेंस। जैसे आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप निर्दोष हैं, तो हम मान लेंगे कि आप क्या हैं, दोषी हैं। इस तरीके से जब आप अपने कंक्लूजन को ट्रू बताना चाहते हैं, भले ही वो फॉल्स प्रूव नहीं हुआ है, तो आप उसे ट्रू भी नहीं बता सकते। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो उसे हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस, अज्ञानता की अपील। फिर अगला है हैस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में सामान्यीकरण। तो ये कब आता है? यह तार्किक भ्रम तब होता है जब कोई एक छोटे से सैंपल के आकार पर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरा दोस्त 10 साल से केवल हैमबर्गर, पिज्जा और फ्राइज खा रहा है और उसे कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है, इसलिए उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि फास्ट फूड हेल्थ के लिए खराब नहीं है। बट ये तो क्या है, ये आपका एक्सेप्शन है। आपका फ्रेंड है, उसकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए सही हो। इस तरीके से जब आप निष्कर्ष निकालते हैं किसी ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, उस स्थिति में हम कहते हैं कि जो फैलेसी है वो क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन है। अगला इंपॉर्टेंट टाइप है स्लिपरी स्लोप। इसमें बेसिकली ये होता है कि केवल अपेक्षाकृत महत्वहीन घटना के अनपेक्षित परिणामों की श्रृंखला होगी और एक कुछ महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाएगी। मतलब कि इसमें क्या कहा गया, इसमें आप अज्यूम करते हैं कि कोई एक रियली इनसिग्निफिकेंट इवेंट है, वो आपको किसी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की ओर ले जा सकती है और जिससे हमें कुछ एक महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम अभी मैरिजुआना, जो कि आपका एक ड्रग है, अगर हम उसको मान लीजिए वैलिड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी हमें बाकी जो अन्य दवाएं हैं, बाकी ड्रग्स हैं, हमें उन्हें भी बाद में लीगल करना होगा और धीरे धीरे जो क्राइम है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। बट ये क्या है, ये काफी आपने बहुत ज्यादा सोच लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने अगर मैरिजुआना को अगर लीगल किया है तो बाकी को भी हमें लीगल करना होगा। तो ये क्या है, इस तरीके की जो फैलेसीज आती है उन्हें हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। और अगला और लास्ट फैलेसी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एड होमिनेम एब्यूजिव फैलेसी। ये कब होता है, जब मान लीजिए आपने आर्गुमेंट के बजाय आर्गुमेंट करने वाले पर्सन का आपने विरोध करना शुरू कर दिया, तब आप कहेंगे कि वो कौन सी फैलेसी है, एड होमिनेम एब्यूजिव फैलेसी है। तो जब आप तर्क के बजाय उस तर्क करने वाले व्यक्ति पर हमला करते हैं और वो भी आपका क्या हो, पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो, इररिलेवेंट हो, तब आप कहेंगे कि जो आपकी फैलेसी वो कैसी है, एड होमिनेम है, एब्यूसिव है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, मूड्स एंड फिगर्स पे। तो मूड्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, उसके पहले हमें बात करना होगा कैटेगोरिकल सिलोगिज्म का। तो ये एक ऐसा सिलोजिज्म का टाइप है, एक न्याय वाक्य का ऐसा टाइप है जिसमें तीन स्पष्ट तर्क वाक्य होते हैं। इसमें तीन आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, क्या क्या है, एक सेकेंड। इसमें आपको तीन डिफरेंट टर्म्स देखने को मिलते हैं, थ्री डिस्टिंक्ट टर्म्स, तीन स्पष्ट तर्क वाक्य। और तीनों क्या होते हैं, तीनों अलग अलग शब्द होते हैं तीनों में। तो वो कौन कौन से शब्द है, तो वो है आपके माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म। तो देखिए इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा कि माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म क्या होते हैं। किसी स्टेटमेंट पे हम कैसे पता करेंगे कि माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है। उसके पहले हमें ये याद रखना है कि माइनर टर्म को हमारा जो इंडियन लॉजिक में है उसमें हम इसे क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। तो माइनर टर्म को हम पक्ष बोलते हैं, मेजर टर्म को इंडियन लॉजिक में बोला जाता है साध्य। तो मेजर टर्म हो गया आपका साध्य, और मिडिल टर्म को हम बोलते हैं हेतु। तो ये तीन चीजें हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि माइनर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है। तो माइनर टर्म को हम कहते हैं पक्ष। तो यह बेसिकली एक टर्म है सिलोगिज्म का, जिसमें जो आपका सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन है उसे हम कहते हैं माइनर टर्म। तो कोई भी एक स्टेटमेंट है, तो जो उसका सब्जेक्ट वाला पार्ट है
जो उसका सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइनर टर्म। तो अभी सब्जेक्ट क्या होता है उसे अभी हम इसमें डिस्कस भी करेंगे आगे। फिर अगला है आपका कि ये देखिए, द टर्म इन अ सिलोजिज्म दैट इज द प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इज नोन एज मेजर टर्म। तो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे माइनर टर्म। इसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वाला पार्ट कहा जाता है माइनर टर्म, और जो आपका प्रेडिकेट वाला टर्म है उसे हम कहेंगे मेजर टर्म। और एक ऐसा टर्म जो कि इन दोनों में, दोनों स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलता है, मिडिल टर्म इज ए टर्म दैट अपीयर्स इन बोथ प्रेमिसेस, उसे हम कहेंगे मिडिल टर्म और हेतु कहते हैं। और मिडिल टर्म की खास बात यह है कि ये कभी भी कॉन्फ्यूजन में आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब हमें सारी चीजें और भी क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन स्टेटमेंट है। ये आपका हो गया प्रेमिस वन परिसर एक, ये हो गया आपका प्रेमिस टू परिसर दो, और ये हो गया आपका निष्कर्ष। तो आपको दिया हुआ है कि कुछ ब्रेड मिल्क है और कुछ मिल्क बटर है, और उसके आधार पर कंक्लूजन निकाला गया कि कुछ बटर क्या है, वो ब्रेड है। दिख रहा है? तो देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा था कि माइनर टर्म आपका क्या होता है, एक सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो जब आप ये देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसे आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका है सब्जेक्टिव पार्ट। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका प्रेडिकेट। ये क्या है आपका प्रेडिकेट। तो अभी हम लोगों ने बात किया सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हम कहते हैं माइनर टर्म। तो ब्रेड आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनर। और अगर हम बात करें मिल्क की, तो क्योंकि ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेजर। तो सिंपल सा है कि माइनर हमेशा किसी भी सेंटेंस में पहले आएगा और मेजर जो है बाद में आएगा। तो पहले वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे वाले को हम कहते हैं प्रेडिकेट। वैसे ही अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें, स्टेटमेंट नंबर टू में, तो ये इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट पार्ट या फिर माइनर। यहाँ पर माइनर क्या है आपका मिल्क है, और यहाँ पर मेजर आपका क्या है बटर है। यहाँ पर मेजर क्या है बटर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये भी आएगा कि आपको बताना है कि इसमें साध्य क्या है, साधन क्या है। तो माइनर को ही हम कहते हैं साध्य। तो माइनर की जगह माइनर पूछे, सब्जेक्ट पूछे या साध्य पूछे, तीनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब आपका एक ही होता है, सेम होता है। और मेजर को हम कह सकते हैं, इसको लिंग, साधना, साइन, हेतु या रीजन भी कहा जाता है। एक सेकेंड, ये गलत हो गया आपका। हाँ, माइनर है, माइनर को हम कहते हैं पक्ष। माइनर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पक्ष। और अगर हम बात करें मेजर की, तो इसे हम कहते हैं साध्य। इसको आपको ये याद रखना है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हम कैसे पहचानेंगे, तो एक ऐसा टर्म जो कि आपके दोनों स्टेटमेंट्स में प्रकट होता है उसे हम कहते हैं मिडिल टर्म। तो हमें दिख रहा है कि स्टेटमेंट वन में आपको ब्रेड दिख रहा है, नहीं, स्टेटमेंट वन में आपको ब्रेड और मिल्क दिख रहा है, और स्टेटमेंट टू में आपको मिल्क और बटर दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो मिल्क वाला पार्ट है ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, और ये कंक्लूजन में नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, मिल्क हमारा हो गया मिडिल टर्म, जो कि दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन होता है। इस तरीके से आप मिनट माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म को बता सकते हैं, और इससे हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने मूड और फिगर्स पे, जिसे कि हमें पढ़ना था। तो मूड और फिगर्स को, अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे यहाँ पर कि ऑल गुड लॉजिशियंस आर बियर लवर्स,
नो पॉलिटिशियंस आर गुड लॉजिशियंस और सम पॉलिटिशियंस आर नॉट बियर लवर्स। ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है कि इसका मूड क्या है और फिगर क्या है। तो मूड क्या होता है, तो उसके लिए पहले अभी हम लोगों ने बात किया था किसका, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, उसका यहाँ पर भी काम आएगा। तो जब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल गुड लॉजिशियंस आर बियर लवर्स, ये किस टाइप का स्क्वायर हुआ, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था ए ई आई और ओ, यही पढ़ा था। ए का मतलब ऑल सभी, ई का मतलब कोई नहीं, आई का मतलब सम मतलब कुछ, ओ का मतलब सम नॉट कुछ नहीं। ऑल गुड लॉजिशियंस आर बियर लवर्स, ये किस टाइप का स्टेटमेंट हुआ, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है। दूसरा है नो पॉलिटिशियंस आर गुड लॉजिशियंस, तो नो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये किस टाइप का स्टेटमेंट हुआ, ये हो गया आपका ई, यूनिवर्सल नेगेशन। और तीसरा हो गया आपका सम नॉट, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट बियर लवर्स, तो ये हो गया आपका ओ, ए ई ओ। तो आपको मूड में क्या करना है, बस इन्हें ही आपको लिख देना है। तो ये क्या हो गया, ये आपका मूड हो गया। सिंपल है। तो आपको ये याद होना चाहिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो आप आसानी से मूड को बता सकते हैं। फिर एक आता है आपका फिगर्स में, आपको फिगर्स बताने हैं कि इनका फिगर क्या होगा। तो फिगर के लिए आपके पास चार कंडीशन है कि आपका फिगर वन आप कहेंगे तब बनेगा जब मिडिल टर्म लेफ्ट टू राइट जाती है। जब जो मिडिल टर्म है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, तब आप कहेंगे कि फिगर वन बनेगा। फिगर टू की बात करेंगे तो जब दोनों मिडिल टर्म्स जो है वो राइट में हो किसी स्टेटमेंट के। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको यहाँ पर मिडिल टर्म दिख रहा होगा। मिडिल टर्म कौन सा है, ऑल गुड लॉजिशियंस आर बियर लवर्स, नो पॉलिटिशियंस आर गुड लॉजिशियंस एंड सम पॉलिटिशियंस आर नॉट बियर लवर्स। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा आपका मिडिल टर्म है। तो ये आपका हो गया प्रेमिस वन है, ये आपका प्रेमिस टू है और ये आपका है कॉन्क्लूजन, यही है। तो यहाँ पर हमें देखना है, तो प्रेमिस वन में आपका गुड लॉजिशियंस बियर लवर्स पॉलिटिशियंस और गुड लॉजिशियंस। तो आपको दिख रहा है कि ये जो गुड लॉजिशियंस वाला पार्ट है ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। अब आपको इनकी पोजीशन देखनी है, तो हमें दिख रहा है ये वाला जो पोजीशन है इसमें जो आपका मिडिल टर्म है ये सेंटेंस के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, बाएं साइड में है। और इस वाले में ये जो आपका मिडिल टर्म है ये राइट साइड में है सेंटेंस के, मतलब कि सेंटेंस के दाहिने साइड में है। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये वाला पार्ट आपका राइट साइड हो गया। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो मतलब इस स्टेटमेंट के लिए जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, फिगर नंबर वन होगा। तो बस अगर आपको ये याद हो गई ये चारों फिगर्स की कंडीशंस कि जब मिडिल टर्म लेफ्ट टू राइट होगा इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट होगा तो आपका फिगर वन बनेगा। जब आपके दोनों जो मिडिल टर्म है वो राइट साइड में हो, मतलब कि गुड लॉजिशियंस भी आपका यहाँ पर होता और गुड लॉजिशियंस यहाँ पर होता, तो दोनों क्या है, राइट साइड में है। तो जब दोनों राइट साइड में होंगे तो आपका फिगर नंबर टू बनेगा। और जब दोनों लेफ्ट साइड में होंगे तो फिगर नंबर थ्री। और जब राइट टू लेफ्ट जाएगा, मतलब कि पहला जो आपका मिडिल टर्म है वो राइट साइड में हो और दूसरा वाला किधर हो, लेफ्ट साइड में हो, तो आपका फिगर नंबर फोर बनेगा। तो इतनी चीजें आपको बस याद रखनी है तो आप फिगर्स को आसानी से बता सकते हैं। माना जाता है कि टोटल 256 कॉम्बिनेशन ऑफ मूड्स एंड फिगर्स हमें पता है, जिसमें से 25 को वैध माना जाता है जिनका कॉम्बिनेशन 15 और 9 है। और 15 के बारे में आप बताया था सबसे पहले किसने, कहा जाता है कि इसे बताया था अरस्तु ने। इस तरीके से आपको मूड एंड फिगर्स के बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए थी। इंडियन लॉजिक का पार्ट आपके इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा और इसको मैंने आपको डिटेल में डिस्कस भी किया था।
तो लॉजिकल रीजनिंग का ये जो सेकंड पार्ट है वो आप वहां से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करके बता सकते हैं कि आपको ये कितनी अच्छी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको सारी चीजें नेट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए और जो भी आपका लक्ष्य है उसे काफी अच्छे से आप हासिल कर सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।